ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। जुमेरात 21 अगस्त के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। गजा शहर पर कब्जे के लिए इस्राएली फौज का हमला, बच्चों समेत 25 फलस्तीनी हलाक। The Israeli army says it has started the first part of an operation to seize Gaza City as airstrikes hit heavily populated areas of the city. पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की 9 मई के वाकयात से मुताल्लिक दर्ज 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। मिलिए पाकिस्तानी नियाद बिस्मा आसिफ से, जो ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड पार्लियामान में मुंतखब होने वाली पहली मुसलमान रुकन हैं। I'm proud to be the first Pakistani and Punjabi elected to the Queensland Parliament. I am proud to speak 3 languages of my family and ancestors, Urdu, Punjabi and Hindi. तकसीम हिंद को 78 बरस मुकम्मल, नायाब वीडियोस मंजर आम पर। I am on my mission and I can tell you nothing about the present. Arriving at 10 Downing Street, Mr. Jinnah, spokesman for 94 million Muslims, prepares for talks with the Prime Minister, cabinet members and the other Indian delegates. और जानिए पाकिस्तान में ऑनलाइन जुए की किन ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई है। अथॉरिटी की जानिब से 46 ऐसी ऐप्स के नाम दिए गए हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, और ये भी कहा गया है उनकी जानिब से कि इसके इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। कराची में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान, बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद हलाक। फिर ज़ेरे आब आ गई है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद शारा फैसल समेत आई चंडीगढ़ रोड, एम ए जिन्ना रोड, कोरंगी रोड को क्लियर कर दिया गया था, मगर एक मरतबा फिर शदीद बारिश की वजह से कई सड़कें ज़ेरे आब हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025 और 26 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2025-26 के लिए मेंस टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान किया है और इसमें किसी भी प्लेयर को कैटेगरी ए में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सरबीन का हिस्सा होंगी, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इस्राएली फौज का कहना है कि उसने गजा शहर पर कब्जा करने के लिए अपने मंसूबे के तहत जमीनी हमले से कबल इब्तिदाई कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, जबकि गजा शहर के मुजाफात इसके फौजियों के कब्जे में हैं। एक फौजी तर्जुमान का कहना है कि इस्राएली फौज ने जैतून और जबालिया के इलाकों में जमीनी हमले से कबल जरूरी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। याद रहे कि इस्राएली वजीर दिफा इजराइल काट्स ने मंगल को इस हमले की मंजूरी दी थी और रवां हफ्ते के आखिर में इस मंसूबे को हतमी मंजूरी के लिए सिक्योरिटी काबीना के सामने रखा जाएगा। इस्राएली फौज ने गजा शहर पर हमले से कबल तकरीबन 60,000 रिजर्व फौजी एहलकारों को तलब कर लिया है, ताकि इस जमीनी हमले के लिए रेगुलर फौजी एहलकार दस्तयाब हों। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हमास ने इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मासूम शहरियों के खिलाफ वहशियाना जंग जारी रखने की गर्ज से जंग बंदी के मुआहदे में रुकावट डाल रहा है। तवक्को की जा रही है कि गजा शहर पर कब्जे के इस नए मंसूबे के तहत लाखों फ़लस्तीनियों को शहर से निकल जाने और जनूबी गजा में पनाह गाहों की तरफ जाने का हुक्म दिया जाएगा। बुध के रोज़ टीवी पर ब्रीफिंग देते हुए इसराइली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरिन का कहना था कि 22 माह की जंग ने हमास को कमजोर कर दिया है। उनका ये भी कहना था कि IDF ऑपरेशन शुरू करने का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि इब्तिदाई कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। उनका मजीद कहना था कि गजा शहर के मुजाफात में IDF के दस्ते काबिज हैं। उनका मजीद कहना था कि गजा शहर के मुजाफात में IDF के दस्ते काबिज हैं। IDF के तर्जुमान का ये भी कहना था कि जैतून के इलाके में 2 ब्रिगेड कार्रवाइयां कर रही हैं, जबकि तीसरी ब्रिगेड जबालिया के इलाके में काम कर रही है। इसराइल के बहुत से इत्तेहादियों ने इसके इस मंसूबे की मजम्मत की है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैख्वां ने बुध के रोज़ खबरदार किया है कि यह मंसूबा दोनों जानिब के लोगों के लिए तबाही का बाइस बन सकता है और पूरे खित्ते को मुस्तकिल जंग में धकेल सकता है।
दूसरी जानिब रेड क्रॉस ने कहा है कि मजीद नकल मकानी और लड़ाई में शिद्दत से गजा की 21 लाख की आबादी के लिए सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है, जो कि पहले ही तबाह कुन हालात का सामना कर रहे हैं। गजा में हमास के ज़ेर इंतजाम शहरी दिफा के इदारे के तर्जुमान महमूद बुसाल ने मंगल के रोज खबर रसा एजेंसी AFP को बताया कि शहर के जैतून और साबिरा के इलाकों में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। इदारे का कहना है कि बुध के रोज इसराइली हमलों और फायरिंग से 25 अफराद हलाक हो गए थे। गजा हुकाम के मुताबिक मारे जाने वालों में 3 बच्चे और उनके वालिदैन भी शामिल हैं, जो उस वक्त हलाक हुए जब गजा शहर के मगरब में वाक़े शाती पनाह गुज़ीन कैंप के बदर इलाके में उनके घर पर बमबारी की गई। मज़ीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। लोग एक बार फिर इसराइली यरगमालियों के अहले खाना की हिमायत में जमा हो रहे हैं। इसराइल में जंगबंदी के मुआहिदे के मुतालबे में शिद्दत आ गई है ताकि यरगमालियों को रिहा किया जा सके। इस मुआहिदे के तहत बाकी यरगमालियों में से निस्फ पहले 60 दिनों में रिहा होंगे। इसराइल चंद माह कबल इसी तरह के मुआहिदे पर राजी हुआ था, मगर इस बार पहला रद्द अमल मनफी है। इसराइल का मौक़िफ़ है कि तमाम यरगमालियों को एक साथ रिहा किया जाए। I think his main goal is to make people forget October 7. मेरा ख्याल है कि इसका बुनियादी मकसद 7 अक्टूबर को भुला देना है, और इसके लिए वो जानता है कि उसे यरगमालियों को वापस लाना होगा, जिंदा भी या मुर्दा। मेरा ख्याल है कि वो वक्त गुजारने की कोशिश कर रहा है और आखिर में एक मुआहिदा हो जाएगा। At the end, we will have a deal. इक़्तिदार से बाहर लोग जंग के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के सियासी इत्तेहाद में शामिल कुछ लोग जंग जारी रखने पर इसरार कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि गजा के रिहायशियों को बेदखल करके वहां इसराइली आबाद किए जाएं। नेतन्याहू कई माह से कह रहे थे कि वो कोई ऐसा मुआहिदा नहीं मानेंगे जो जंग को मुस्तकिल खत्म करे। अब कहते हैं यही वाहिद मुआहिदा है जिस पर गौर करेंगे, मगर शर्त यह है कि तमाम यरगमाली एक साथ रिहा हों और वो गजा के मुस्तकबिल में फलस्तीनी अथॉरिटी को कोई किरदार ना दिया जाए। बाज हल्के सवाल कर रहे हैं कि आया नेतन्याहू वाकई मुआहिदा चाहते हैं या उसे सिर्फ नाकाम बनाना मकसद है। हमास का हर शख्स अपना हथियार रख दे बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। अगर आप ये इंतज़ार करेंगे कि गजा का हर शख्स अपने हथियार रख दे तो इसे 100 साल लगेंगे। यरगमाली कभी घर वापस नहीं आएंगे और ना ही हमें कभी ये जंग खत्म होती दिखाई देगी। मेरा ख्याल है और बहुत से दूसरे माहिरीन भी मानते हैं कि इसराइल के पास गजा के खिलाफ जंग के कुछ खुफिया मकासद भी हो सकते हैं यरगमालियों के मसले से हटकर। यह वो बात है जिसका जिक्र इसराइली और अमरीकी रहनुमा कई बार कर चुके हैं, और इसका ताल्लुक गजा से फ़लस्तीनियों का नस्ली सफाया है, उनको वहाँ से बेदखल करना है। पिछली बार जब नेतन्याहू को इस तरह के मुआहिदे की पेशकश हुई तो उन्होंने इसका पहला हिस्सा मान लिया और कुछ यरगमालियों को वापस ले आए, लेकिन फिर जंग के मुस्तकिल खात्मे पर होने वाली बातचीत को खत्म कर दिया। वो ये तनाज़ा कैसे खत्म करेंगे, ये अब भी एक राज है। वो बार बार कहते हैं कि फौजी दबाव काम कर रहा है। सवाल ये है कि क्या ये दबाव मतलूबा मुआहिदे के लिए है या हमास की मुकम्मल शिकस्त के लिए। एक रास्ता मुज़ाकरात की तरफ जाता है, दूसरा फौजी कब्जे की तरफ, जिसकी कीमत ना ज्यादा इसराइली देने को तैयार हैं ना वो कब्जा चाहते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI और साबिक वजीर आजम इमरान खान की 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक दर्ज किए गए 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत की। अदालत ने मुख्तसर दलाइल सुनने के बाद इमरान खान की 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मंजूर कर लीं। ताहम याद रहे कि इन 8 मुकदमात में जमानत मिलने के बावजूद इमरान खान जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उन्हें 190 मिलियन पाउंड में 14 साल कैद की सजा हो चुकी है, जबकि तोशा खाना 2 में उनकी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे के फैसले को इमरान खान के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने दौरान समाअत दलाइल देते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात के अहकामात इमरान खान ने दिए थे।
انہوں نے کہا کہ یہ 8 مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 سال سے مختلف عدالتوں نے ان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کی ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالت مقدمے کے ٹرائل میں نہیں جائے گی اور صرف ضمانت کی حد تک معاملے کو دیکھے گی۔ انہوں نے پراسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ اس سے مقدمے میں عمران خان کے خلاف کون سے ثبوت ہیں، جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ اس معاملے میں 3 گواہان کے بیانات بھی ریکارڈ پر موجود ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اس سے پہلے سابق سینیٹر اعجاز چودھری کی بھی 9 مئی کے مقدمے میں ضمانت منظور کی گئی تھی اور اب پراسیکیوشن یہ بتائے کہ یہ کیس اعجاز چودھری کے کیس سے الگ کیسے ہے۔ پراسیکیوشن اس معاملے میں عدالت کو تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ پراسیکیوشن کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پولیگرافک ٹیسٹ بھی نہیں دیا، اس لیے وہ ضمانت کے مستحق نہیں ہے۔ بینچ میں موجود جسٹس اظہر حسن رضوی نے پراسیکیوشن سے استفسار کیا کہ کیا اعجاز چودھری 9 مئی کے واقعات میں موقع پر موجود تھے، جس پر پراسیکیوٹر نے جواب دیا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عدالت نے پراسیکیوٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس بنیادی معلومات ہی نہیں ہیں۔ عدالت نے عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کو دلائل دینے کا حکم دیا اور انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان ان 8 مقدمات میں سے 5 مقدمات میں نامزد ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پراسیکیوشن نے اس حوالے سے متعلقہ عدالت میں چلان پیش کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ضمانت کی درخواستوں میں یہی موقف اختیار کیا تھا، لیکن ان کا موقف تسلیم نہیں کیا گیا۔ عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ ضمانت پر ملزم کا حق ہے اور ان کے موکل کو 2 سال تک اس حق سے محروم رکھا گیا ہے۔ عدالت نے مختصر دلائل سننے کے بعد عمران خان کی 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں منظور کر لیں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل عمران خان کی ضمانتوں کی درخواستیں سننے والا بینچ تبدیل بھی ہوا۔ 3 رکنی بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس حسن اظہر رضوی کو شامل کیا گیا۔ پاکستانی نیاد بسمہ آصف آسٹریلیا کی ریاست کوئنز لینڈ کی پارلیمان میں منتخب ہونے والی پہلی مسلمان خاتون بن گئی ہیں۔ اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو اور پنجابی زبان میں بھی اظہار خیال کیا، جسے مقامی کمیونٹی نے سراہا۔ مزید تفصیلات زبیر خان سے۔ I'm proud to be the first Pakistani and Punjabi elected to the Queensland Parliament. I am proud to speak 3 languages of my family and ancestors, Urdu, Punjabi and Hindi. ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਡ से पंजाबी हो या पाकिस्तानी साइड से हो या साउथ एशियन कॉन्टिनेंट से हो, आई थिंक हम सब मॉरली एंड कल्चरली बहुत वेलकमिंग पीपल हैं। बिस्मा आसिफ हूँ, मैं इधर ब्रिस्बेन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में सैंडगेट इदारे की स्टेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। मेरा इधर लेट अक्टूबर में इलेक्शन हुआ था, तो मैं फर्स्ट टर्म एमपी हूँ। लेकिन मेरे जो मामा पापा हैं, मेरी छोटी बहन के साथ हम लोग लाहौर से इधर ऑस्ट्रेलिया में आए थे 2004 में। मैं 8 इयर्स की थी जब हम यहाँ शिफ्ट हुए। हम इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते थे क्योंकि काफ़ी छोटे थे, तो वो पूरी की पूरी सीखनी पड़ी। और मम्मा का ये भी फोकस था कि घर पे आपने इंग्लिश नहीं बोलनी, घर पे उर्दू या पंजाबी दादों के साथ जो हम बोलते हैं वो ही बोलनी है, तो इंग्लिश आप स्कूल में सीख ही लोगे। मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश है कि मैं एक ऐसा मुस्तकबिल देखूं जहां हम सबको बेहतर जिंदगी बनाने का मौका मिले। मेरी जो फर्स्ट स्पीच थी वो मैंने खुद ही लिखी अपनी। मेरे 20 मिनट्स आपको मेडन स्पीच के लिए मिलते हैं, जो मैंने इंकॉर्पोरेट स्पेसिफिकली उर्दू और पंजाबी मैंने इसलिए इंकॉर्पोरेट की क्योंकि वो मेरी आइडेंटिटी के बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं ये मुझे और मुझे इससे फख्र है कि मैं ऐसे बिलोंग करती हूँ, तो मुझे उन रूट से भी इन टच रहना था। इसलिए मैंने थोड़ा सा पार्ट डेडिकेट किया कि मैं अपने रूट्स को एक एक्नॉलेजमेंट दे सकूं, क्योंकि मैं जहाँ से आई हूँ और जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने सीखा अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसके बगैर मैं इधर नहीं पहुँच सकती थी। जब आपको एक ऐसा इम्पैक्ट होता है, आप जब लोगों से बात कर रहे होते हो, उनकी प्रॉब्लम सुनना और उनकी अगर आप मदद कर सकते हो, छोटी सी मदद भी अगर आप कर सकते हो, तो उसमें जो फीलिंग आती है, I can't describe that feeling। सबके जिंदगी के अंदर एक 1% चेंज, पॉजिटिव चेंज भी ला सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा मकसद पूरा हो गया। तो 2016 में यहाँ पे फेडरल इलेक्शन हुआ था। मैं उस वक्त 19 साल की थी, तो मेरा ये वहम गुमान में भी नहीं था कि I will run या I will become
NMP اور جس کے لیے میں کیمپین کر رہی تھی وہ سکسیسفل ہوا تھا, تو اس کے تھرو ہی پھر مجھے یہاں پہ جاب ملی. جو before being a politician میں جو جاب کری تھی وہ was in public policy. بزرگوں کے ساتھ نیگلیکٹ جو تھی بیہیویئر ہو رہا تھا, تو اس کے لیے میں نے پھر گورنمنٹ میں جاب شروع کی. میری نیکسٹ جاب تھی وہ یہ تھا کہ ہمارے جو whether that's پاکستانی انڈین سب کانٹیننٹ, ہمارے جو ملٹی کلچرل بیک گراؤنڈس ہیں ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ سروسز کیسے, گورنمنٹ سروسز کیسے یوز کر سکتے ہیں. لیکن جو میرے لوکل MP تھے وہ یہاں پہ ریٹائر ہو رہے تھے, تو ان کو میں کافی عرصے سے جانتی تھی. انہوں نے پھر مجھے اپروچ کیا کہ بسما آپ چاہو گی کہ آپ مطلب ٹکٹ آپ کو ملے, تو پھر میں نے سوچا وائی ناٹ. پھر میں نے ان کو جب ہاں کی, اس کے بعد سے پھر میرا کیمپین شروع ہوا. اس دوران میں نے ان اکٹوبر 9,000 ڈوز, تو لوگوں کے گھر جا کے میں نے ان کو دستک دی اور اپنا ویژن کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں ہماری کمیونٹی میں یہ ہو. شکر اللہ کہ مجھے اتنی سپورٹ ملی کہ میں اس آگے پہنچ سکی, اور لوگوں نے یہ صرف دروازہ نہیں بند کر دیا کہ دیکھ کے کہ میں کیسی لگتی ہوں یا نہیں. ان لوگوں نے میری باتیں سنی اور ان کو کریڈیبل لگی, تبھی انہوں نے مجھے ووٹ دیا. لیکن ظاہر اچھا برا تو ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ اگر تانوں لگتا ہے کہ تہاڈی کمیونٹی چ کچھ نہیں صحیح ہے گا تے حق نال بولو, اپنا حق لینا سیکھو, کیونکہ اگر تسی نہیں لڑو گے تے کوئی نہیں آئے گا تہاڈے لئی. پاکستان اور بھارت کی تقسیم کو 78 سال گزر چکے ہیں. اس موقع پر اس دور کے حالات اور اہم شخصیات کی جھلک دکھانے والی نایاب ویڈیوز سامنے آئی ہیں, جنہیں صحافی علی کاظمی نے جمع کیا ہے. آپ بھی دیکھیے. Landing at Heathrow in the early morning, the Indian delegation for their vital talks with the government, and the Muslims gave a particularly prominent demonstration calling for Pakistan. Pandit Nehru, the Congress leader, seemed glad to be on land again. Nearby, Mr. Jinnah of the Muslim League was also greeted by several friends, while in the background his supporters continued their demonstration. I am on my mission, and I can tell you nothing about it at present. Arriving at 10 Downing Street, Mr. Jinnah, spokesman for 94 million Muslims, prepares for talks with the Prime Minister, cabinet members and the other Indian delegates. Independence Day for India. Pandit Nehru, Congress leader, is India's Prime Minister. Muhammad Ali Jinnah, Muslim chief, becomes Pakistan's Governor-General. Preparations for the handing over of power to the separate rules of Muslim and Hindu mean hectic activity as the two zones of government take shape. Crowning moment of these last expectant days has been the arrival of Pakistan's first Governor-General, Mr. Jinnah, whose leadership has earned his followers deep devotion. Pakistan acclaims the transfer of British power as Mr. Jinnah, Governor-General of the New Dominion, arrives at the Constituent Assembly in Karachi. Guests of honour in the Muslim capital were Lord and Lady Mountbatten, carrying out one of their last viceregal duties before the partition of India took effect. Mr. Jinnah takes his place in the council chamber, where the leaders of Pakistan begin their responsibility for the future welfare of their people. Meanwhile, the Governor-Generalship of the Dominion of India goes to Lord Mountbatten. Communal hatred flares up in the Punjab. Fleeing from their looted, blood-stained towns comes a new exodus, 1 million displaced persons. Many will never reach their new land. Fields are flooded, rivers overflow their banks, and all the time the bloodshed goes on. Peace-loving people, theirs is the real tragedy. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے پاکستان میں مختلف آن لائن جوئے کی ایپس پر پابندی عائد کر دی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ یہ ایپس غیر قانونی سرگرمیوں کو فروغ دے رہی تھیں اور ملکی قوانین کے مطابق ان کا استعمال جرم ہے. اس بارے میں آگاہ کر رہی ہیں ترہب اصغر. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیٹو اتھارٹی کی جانب سے 46 ایسی ایپس کا نام دیے گئے ہیں جن کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے ان کی جانب سے کہ اس کے استعمال سے گریز کیا جائے، جس میں 1x بیٹ، بائنومو، چکن روڈ، فوکس آپشن، کلوزڈ آپشن اور کئی ایسی اپلیکیشنز ہیں جس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جوا کھیلنا اور آن لائن بیٹنگ ایپس یا پھر آن لائن گیمبلنگ کرنا قانوناً جرم ہے،
नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स के ऊपर जुआ खेलते हैं, जैसा कि क्रिकेट या मुख्तलिफ और खेल। ये एप्लीकेशन जो है ऑलमोस्ट जो है सारी की सारी बाहर से ऑपरेट हो रही हैं पाकिस्तान के, और जुए में फ़ौरन बताते हैं कि ये 50,000 जीत गया एक ही शॉट में, ये 1 लाख जीत गया। तो वह गैमलिंग की मुख्तलिफ ऐप्स हैं जो कि वो उन ऐप्स को यूज़ करते हैं, उसके ऊपर अगर कोई क्रिकेट मैच लगा हुआ है तो उसके ऊपर बैटिंग करते हैं। अगर ये वो होती हैं डाइस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गीटियाँ और बहुत सारी चीज़ें, इतनी इकसाम का जुआ है। कुत्तों की दौड़ पे जुआ लग रहा है, घोड़ों की दौड़ पे जुआ लग रहा है, किसी मुल्क का कोई इलेक्शन हो रहा है उस पे जुआ लग रहा है कि कौन जीतेगा। मतलब कहने का कि इन लोगों का बस चले तो ये हर चीज़ पे जुआ खेलें। पीटीआई की जानिब से नेशनल असेंबली में एक लिस्ट जमा कराई गई जिसमें तकरीबन 184 ऐसी ऐप्स के नाम थे जिनके बारे में कहा गया कि इन पे पाबंदी लगाई गई है क्योंकि नौजवान की बड़ी तादाद इनका इस्तेमाल करते हुए माली नुकसान का शिकार है। बहुत लार्ज स्केल इंक्वायरी मैंने इनिशिएट की हुई है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस तरह के जितने भी गंदे लोग हैं जो कि गंदी कार्रवाई करते हैं, बच्चों को गलत तरगीब देते हैं, एजुकेशन के खिलाफ है, इन तमाम को हम गिरफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। NCCIA के मुताबिक तमाम वो यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और वो शहरी जो इन ऑनलाइन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है और कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। कराची समेत सिंध में हालिया बारिशों में गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 12 अफराद हलाक हो गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश बरसाने वाला सिलसिला इस वक्त भी मौजूद है, जिसके ज़ेर असर दिन के किसी भी हिस्से में कहीं मामूल के मुताबिक और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल के रोज से होने वाले बारिशों का सिलसिला आज रात से कमज़ोर पड़ने का इम्कान है। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अदाद शुमार के मुताबिक बारिशों के बाइस मुख्तलिफ हादसात में होने वाली 10 हलाकतें कराची और 2 थरपारकर में हुई हैं। ये हलाकतें आसमानी बिजली गिरने, दीवार गिरने, करंट लगने और डूबने की वजह से हुई हैं। मज़ीद तफसीलात रियाज सोहेल से। कराची में दूसरे रोज़ भी बारिश का सिलसिला जारी है। शारा फैसल एक मरतबा फिर ज़ेरे आब आ गई है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शारा फैसल समेत आई चंडीगढ़ रोड, एम जिना रोड, कोरंगी रोड को क्लियर कर दिया गया था, मगर एक मरतबा फिर शदीद बारिश की वजह से कई सड़कें ज़ेरे आब हैं। गुज़िश्ता शब शदीद बारिश की वजह से जो कई लोग सड़कों में फंस गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल हो गई थी, वो लोग घरों को देर से पहुंचे थे। रात गए तक जो मेयर हैं मुर्ज़ाबाद और वज़ीर आला मुराद अली शाह सड़कों पे गश्त करते रहे और पानी की निकासी का निगरानी करते रहे। ये मैं इस वक्त शारा फैसल पे खड़ा हूँ, आप सब देख रहे हैं। कल हमने क्या किया, रात को जब मैंने 12 के बाद मीटिंग की और सबसे राय ली और हमें कहा गया कि अगले दिन भी तेज़ बारिश होने का इम्कान है। हमने कहा आम तातील कर दो। पहले हमने स्कूल बंद किए थे, फिर हमने कहा आम तातील करो। ये आम तातील है जो आपको नज़र आ रही है। 15 मिनट आधा घंटा बारिश हुई है, अभी आधा घंटा तकरीबन बारिश हुई है। सब दफातर से निकल के घरों को जा रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता बारिश तेज़ हो जाए अभी तो ये सब रोड पे फंसेंगे। बारिश का पानी मिनटों में तो नहीं निकलेगा। ये आप जब ये रोड पे फंसेंगे तो फिर ज़रूर इंतज़ामिया को कहेंगे, हुकूमत को कहेंगे। हर एक को अपना भी एहसास होना चाहिए। आज सुबह तक ये सड़कें क्लियर थी, मगर दोबारा बारिश की वजह से एक मरतबा फिर जो मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। शहर में इस वक्त क्लिफ्टन से लेकर नाज़ाबाद तक जो 1 दर्जन से ज़ायद अंडर पासेज हैं वो अभी तक ज़ेरे आब हैं, जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो मुतासिर रहा। हुकूमत सिंध ने आज आम तातील का ऐलान किया था, जिसकी वजह से तालीमी इदारे और सरकारी इदारे बंद रहे। तमाम बाद जो प्राइवेट इदारे हैं उनमें लोगों ने काम किया है। इस वक्त जो मार्केटें हैं, ख़ास तौर पर जुड़िया बाज़ार, होलसेल मार्केट और फर्नीचर मार्केट, वो बंद हैं और ये बारिश से शदीद मुतासिर भी हुई हैं। और हमारी जो ताजिर रहनुमा हैं उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि ये जो जुड़िया बाज़ार है, जिसमें जो अनाज मंडी है, क्लॉथ मार्केट है, मेडिसन की होलसेल मार्केट है, ये गुंजान आबादी और गुंजान गलियों में है। यहाँ से पानी निकलने में वक्त दरकार होगा। कराची में बारिश से मुतल्लिक हादसात और वाक़यात में इस वक्त 8 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये हलाकतें दीवारें गिरने, करंट लगने और गटर में गिरने की वजह से पेश आए हैं। बारिश के दौरान कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हुई। मक्के इलेक्ट्रिक का दावा है कि आज दोपहर तक 2100 जो ग्रिड स्टेशन हैं उनमें से 2000 ग्रिड स्टेशन
पर बिजली बहाल कर दी गई थी, मगर बाज़ जो इंफरादी शिकायतें हैं और इलाकाई शिकायतें हैं उन पर काम किया जा रहा है। कराची में गुज़िश्ता कई सालों से जो सड़कें हैं वो बारिश के दौरान ज़ेर आब आ जाती हैं और आमदोरफ्त मुअत्तल होती है और कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल हो जाता है। माहिरीन का कहना है कि जो सड़कों के साथ पानी की निकासी का निज़ाम गैर फ़ाल है और जो नदी नाले हैं जहाँ से पानी की कुदरती गुज़रगाहें होती थी उन पर तजावज़ात खड़ी कर दी गई हैं, जिस वजह से पानी की निकासी में मुश्किलात होती हैं और नतीजे में शहर ज़ेर आब आ जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2025 और 26 के लिए मर्दों की टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जारी कर दिए हैं। ताहम इस बार किसी खिलाड़ी को कैटेगरी ए में शामिल नहीं किया गया। पीसीबी के मुताबिक खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस और फॉर्मेट की बुनियाद पर मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, जहां कैटेगरी ए सबसे आला दर्जे की होती है, जिसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले क्रिकेटर्स शामिल किए जाते हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात कोमल फारूक से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2025-26 के लिए मेंस टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान किया है और इसमें किसी भी प्लेयर को कैटेगरी ए में शामिल नहीं किया गया। पिछले साल बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान कैटेगरी ए में शामिल थे, लेकिन अब दोनों सीनियर प्लेयर्स कैटेगरी बी में हैं। इस साल 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, जबकि पिछले साल ये नंबर 27 था। तो कैटेगरी ए में किसी प्लेयर को क्यों शामिल नहीं किया गया? पीसीबी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्मेंस की बेसिस पर दिए गए हैं और कैटेगरी बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ी रखे गए हैं। इस तब्दीली के बारे में क्रिकेट एनालिस्ट समी चौधरी कहते हैं कि हालिया बरसों में प्लेयर पावर पीसीबी के लिए एक बड़ा चैलेंज रही है। एक कैटेगरी को सिरे से ही ख़त्म करके पीसीबी अब महमूद अयाज को एक ही सफ़ में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। समी के मुताबिक नौजवान खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में जगह देकर पीसीबी ये पैगाम देना चाह रहा है कि जो परफॉर्म करेगा कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिलेगा। क्रिकेटर्स को माहाना कितने पैसे मिलते हैं? पीसीबी हर साल हर कैटेगरी के क्रिकेटर्स के मुआवजे में इजाफा करता है। पिछले साल तक ए कैटेगरी के क्रिकेटर्स को पीसीबी की तरफ से माहाना 45 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब कोई भी कैटेगरी ए में शामिल नहीं है। बी कैटेगरी के क्रिकेटर्स को माहाना 30 लाख रुपए मिल रहे थे। सी कैटेगरी के प्लेयर्स को 10 लाख रुपए मिलते थे और कैटेगरी डी के क्रिकेटर्स को 7.5 लाख रुपए माहाना मिलते थे, लेकिन इस साल की कंपनसेशन की तफसीलात अभी तक जारी नहीं की गई हैं। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, मगर इजाजत से कबल अब तक की खास खबरें।